खबरों की बात करते हैं, ऐसी खबरें जिन्होंने दिन भर बटोरी हैं सुर्खियां और जिन खबरों के बारे में आपको जानने समझने को लेकर मन में जिज्ञासा होगी। तो ऐसी ही खबरों पर हम विश्लेषण करेंगे अपने संवाददाताओं के जरिए जिन्होंने इन खबरों को फॉलो किया है। बात करेंगे राष्ट्रपति के त्रिपुरा और असम दौरे की, प्रधानमंत्री के हिमाचल प्रदेश का दौरा जो रहा है वो भी बेहद महत्वपूर्ण रहा है, उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ कर्नाटक के हिजाब मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के विभाजित फैसले की बात करेंगे, इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। सबसे पहले बात राष्ट्रपति के नॉर्थ ईस्ट के दौरे की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के त्रिपुरा और असम के दौरे पर हैं। असम दौरे में गुवाहाटी पहुंची राष्ट्रपति ने IIT गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा, परम कामरूप और उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव घटकों के डिजाइन विकास के लिए प्रयोगशाला समीर का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने धुबरी में मेडिकल कॉलेज अस्पताल और डिब्रूगढ़ में और मध्य प्रदेश के जबलपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के क्षेत्रीय संस्थानों को भी वर्चुअली राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि IIT गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा आने वाले समय में बहुत लाभदायक होगी। राष्ट्रपति ने कहा कि इस आधुनिक तकनीक के माध्यम से हमें क्षेत्रीय समस्याओं, प्राकृतिक आपदा और सीमा की सुरक्षा करने में मदद मिलेगी। IIT in the northeastern region, IIT Guwahati must shoulder responsibility to nurture other institutions in the region, work with the state government and the defense forces to strengthen our borders and provide technological solutions to prevent recurrence of natural calamities in the region. और राष्ट्रपति ने कहा कि असम में आत्मनिर्भर भारत योजना के सपने को लेकर शिक्षा, आर्थिक स्तर और स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कारगर तरीके से काम किया जाए। The institute should encourage innovations, work towards indigenization in cutting-edge technologies, provide skill development avenues, and be a forerunner in making our country Atmanirbhar. I am delighted to have inaugurated facilities which will be instrumental in technological advancement and help meet future requirements of the country in the fields of healthcare, defense, education and other areas. और असम में हुए इस कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा में रेल संपर्क को बढ़ावा देते हुए 2 ट्रेनों का विस्तार को भी हरी झंडी दिखाई। अगरतला में राष्ट्रपति ने अगरतला खोंगसांग जन शताब्दी एक्सप्रेस और अगरतला कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अगरतला से जिरीबाम के बीच चलने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को मणिपुर के खोंगसांग तक बढ़ाया गया है, वहीं कोलकाता गुवाहाटी ट्रेन को भी अगरतला तक बढ़ाया गया है। इन नई ट्रेनों से त्रिपुरा का असम, पश्चिम बंगाल और मणिपुर से संपर्क बढ़ गया है। इससे पूर्वोत्तर राज्यों में कनेक्टिविटी के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और राष्ट्रपति के पूर्वोत्तर के दौरे पर, असम और त्रिपुरा के दौरे पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक इस वक्त गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार आलोक, किस तरह से देखते हैं राष्ट्रपति का ये दौरा इस विशेष संदर्भ में कि तमाम आधुनिक सुविधाओं की बात की, तमाम जो जिसको कहते हैं कि जिस तरह से सुपर कंप्यूटर सुविधा, परम कामरूप की बात करें या जो उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव घटकों के डिजाइन को लेकर के जो आगे बढ़ाया जा रहा है, प्रयोगशाला समीर का जो उद्घाटन किया गया, तो तमाम वैज्ञानिक प्रयोगों और उन्नत विज्ञान की तरफ कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट रीजन को ले जाने की कोशिश है। बिल्कुल, देखिए सरकार की जो लुक ईस्ट की जो नीति है, यानी कि अभी तक जो जितनी भी सरकारें रही हैं, अगर 2014 के पहले की हम बात करें तो वहां पे नॉर्थ ईस्ट को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता था, यानी कि नॉर्थ ईस्ट को एक अलग ही रूप में समझा जाता था और नॉर्थ ईस्ट के लोग भी अपने आप को अलग समझते थे। लेकिन सरकार ने जो लुक ईस्ट की जो नीति अपनाई, उसके बाद से जो नॉर्थ ईस्ट के अलग से मंत्रालय खोला गया और उसके बाद से जो तमाम अभी हमारे देश की जो सबसे आप कह सकते महत्वपूर्ण मंत्रालय है, किरण रिजिजू के पास कानून मंत्री है। इसी तरीके से पूरे खासकर अगर कहें कि नॉर्थ ईस्ट में अगर सबसे ज्यादा कोई डेवलप्ड स्टेट था तो वो असम था, और बाकी के जो 7 सिस्टर कही जाती है, तो वो छह जो राज्य थे वो विकास से कोसों दूर थे। वहाँ रेल लाइन नहीं था, वहाँ सड़क नहीं थे,
तो इन 3 वर्षों में यानी 8 वर्षों में सरकार ने अपनी ओर से एक अलग सी नीति बनाई, विशेष ध्यान दिया। और यही कारण था कि आज त्रिपुरा में मुझे याद है कि 9 साल पहले वहां पे जब एक रेल आई थी, पटरी जब बिछी थी, एक रेल आई, तो पूरा त्रिपुरा अगरतला के लोग उमड़ गया था रेल देखने के लिए। लेकिन आज इन 8 वर्षों में अगर त्रिपुरा की रेल की व्यवस्था को आप देखेंगे तो यहाँ से राजधानी है दिल्ली के लिए, यहाँ से और भी ट्रेनें हैं जो आनंद विहार टू अगरतला दौड़ रही है। इसके अलावा आज जो दो ट्रेनों का जो परिचालन हुआ है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप कलकत्ता से अगरतला आते हैं, कलकत्ता से अगरतला आते हैं या तो गुवाहाटी से आप अगरतला आते हैं, तो एयर डिस्टेंस दोनों का एक समान यानी 45 मिनट के करीब है। लेकिन वही अगर सड़क मार्ग से आते हैं तो आपको घंटों आपको दौरा करना होगा, घंटों आपको सफर करना होगा। लेकिन इस सफर को आसान किया है रेलवे ने, और रेलवे ने खासकर बहुत अच्छा काम किया है। और ये जो 2 ट्रेन है, जैसे पहले आपने बताया, अपने एंकर में आपने बताया कि गुवाहाटी कोलकाता गुवाहाटी ट्रेन जो है वो अपने आप में एक नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट से जोड़ेगा, यानी कि कोलकाता पहाड़ी एरिया नहीं है। दूसरा जो ट्रेन है वो है शताब्दी एक्सप्रेस, जो मणिपुर के खोंगसांग एक जगह है, पहले जिरीबाम तक ये जाती थी, लेकिन उसको खोंगसांग तक विस्तार दिया गया, उसको हरी झंडी दिखाया महामहिम राष्ट्रपति ने। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ट्रेन के लोकेशन को देखेंगे, ट्रेन से अगर आप यात्रा करेंगे, हमने तो वीडियो से देखा, हमने तो यात्रा नहीं की, तो आपको इतने रमणीक दृश्य मिलेंगे जो आप अगर देखते हैं कि लोग टूरिस्ट कश्मीर जाते हैं, कश्मीर अच्छी जगह जाना चाहिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट सुंदरता के मामले में, प्राकृतिक सौंदर्य के मामले में किसी से कम नहीं है। तो ये एक जो लुक ईस्ट की जो सरकार की जो नीति थी वो उसी का विस्तार है कि आज और ये तो रेलवे की बात हो गई। अगर मैं कहूँ कि कल जो उन्होंने जो त्रिपुरा स्टेट जुडिशियल एकेडमी का जो उद्घाटन किया उन्होंने, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। यानी कि त्रिपुरा जो हाई कोर्ट था वहां पर सब कुछ था, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के लिए एक अलग कार्यालय की जरूरत होती है, और एक भव्य कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है तो वो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यानी राष्ट्रीय नेशनल लॉ स्कूल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए उन्होंने आधारशिला रखा। इसके अलावा जो विकास की जो सौगात है, रोड के मामले में, रोड कम्युनिकेशन के मामले में कमजोर थी, लेकिन सरकार ने रोड कम्युनिकेशन पे काफी जोर दिया। और इसके अलावा एमएलए हॉस्टल की हम बात करें या स्कूली बच्चों के लिए हॉस्टल की बात करें, नए विद्यालयों की स्थापना की बात करें, तो कल महामहिम राष्ट्रपति ने विकास योजनाओं की यहाँ झड़ी लगा दी। जी, निश्चित तौर पर विकास योजनाओं की झड़ी लगा दी। आत्मनिर्भर भारत योजना को लेकर के भी राष्ट्रपति ने कहा कि जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट का विकास हो रहा है वो देखने की बात है। आशातीत सफलताएं लगातार मिल रही। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए कुमार आलोक। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर प्रधानमंत्री के चंबा और ऊना के दौरे की। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहे प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान ने सरकार की विभिन्न नई पहलों के समर्थन के माध्यम से देश को कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ाया है। और ऐसा ही एक प्रमुख क्षेत्र फार्मास्यूटिकल्स है, और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए प्रधानमंत्री ने ऊना जिले के हरोली में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। इसे 1900 करोड़ रुपए की अधिक की लागत से बनाया गया है। पार्क एपीआई आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। इसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है और 20,000 से अधिक लोगों को इससे रोजगार प्रदान होगा। ये न सिर्फ रोजगार देगा बल्कि इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। पीएम ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIIT ऊना को राष्ट्र को समर्पित किया। इसकी आधारशिला 2017 में प्रधानमंत्री ने ही रखी थी। वर्तमान में संस्थान में 530 से अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने चंबा में 2 पन बिजली परियोजनाओं 48 मेगावाट की छंजू थर्ड पन बिजली परियोजना और 30 मेगावाट की देवथल छंजू पर पन बिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। इन दोनों परियोजनाओं से सालाना 270 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और इन परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश को लगभग 110 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व भी प्राप्त होने की उम्मीद है।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्य में लगभग 3125 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के लिए हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे फेज का भी शुभारंभ किया। राज्य के 15 सीमावर्ती और दूर दराज के ब्लॉक्स में 440 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के लिए केंद्र सरकार ने 420 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत किए हैं। पीएम मोदी ने डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में विकास को दोगुनी ताकत के साथ आगे बढ़ाने का काम किया गया है। आज हिमाचल के पास डबल इंजन की सरकार की ताकत है। अब डबल इंजन की ताकत ने हिमाचल के विकास को डबल तेजी से आगे बढ़ाया है। पहले सरकारें सुविधाएं वहां देती थी जहां काम आसान होता था, जहां मेहनत कम लगती थी और राजनीतिक लाभ ज्यादा मिल जाता था। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ऐसी हर सुविधा के लिए पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों का नंबर सबसे अंत में आता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार का काम, हमारा काम करने का तरीका ही अलग है। हमारी प्राथमिकताएं हैं लोगों के जीवन को आसान बनाना। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। अंदौरा से नई दिल्ली के लिए चलने वाली ये देश में शुरू की गई चौथी वंदे भारत ट्रेन है और पहले की तुलना में ये एक उन्नत संस्करण है जो बहुत हल्की है और कम अवधि में तेज गति तक पहुंचने में सक्षम है। ये महज 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। ट्रेन की शुरुआत से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने और यात्रा को और आरामदायक और सुगम बनाने के साथ साथ तेज तरीका प्रदान करने में मदद मिलेगी। तो प्रधानमंत्री ने ट्रेन के अंदर भी पहुंचकर इसका निरीक्षण किया। इस दौरान लोगों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत भी किया और पीएम ने ऊना और चंबा दोनों ही जगहों पर जनसभा को संबोधित किया, लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया। ऊना में पीएम ने कहा कि हम निर्णय करते हैं, संकल्प करते हैं, पूर्ति करते हैं और परिणाम भी लाकर दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि अटकाना, लटकाना, भटकाना और फिर भूल जाना ये हमारा रास्ता नहीं है। हम पहले की तरह जो रिवाज रहे बदल रहे हैं। अटकना, लटकना, भटकना, भूल जाना ये हमारा रास्ता नहीं है। हम निर्णय करते हैं, संकल्प करते हैं, पूर्ति करते हैं और परिणाम भी ला करके दिखाते हैं। आखिर क्या वजह थी कि हिमाचल के युवा लंबे समय तक उच्च शिक्षा के प्रतिष्ठित संस्थानों से वंचित रखे गए? क्यों मेडिकल, इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, यहां तक कि फार्मेसी तक की पढ़ाई के लिए यहां के युवाओं को पड़ोस के राज्यों में जाना पड़ता था। साथियों, पहले की सरकारों ने इस पर ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे हिमाचल को सामर्थ्य से नहीं, बल्कि उसकी संसद की सीटें कितनी है उस पर आंका करते थे। इसलिए हिमाचल को आईआईटी के लिए, ट्रिपल आईटी के लिए, आईआईएम के लिए, एम्स के लिए डबल इंजन की सरकार का इंतजार करना पड़ा। और आज प्रधानमंत्री ने देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये तस्वीरें हमने आपसे अभी शेयर की और ये ट्रेन नई दिल्ली को ऊना हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगी। इस दौरान पीएम मोदी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित रहे। ये ट्रेन करीब 4 घंटे में अपना सफर पूरा कर लेगी। इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से। देश को चौथी और हिमाचल को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे हरी झंडी दिखाया है। हमारे साथ इस बातचीत करने के लिए मौजूद है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर, पहली हिमाचल को सौगात है वंदे भारत की। ऐसी हम 3 ट्रेनें देख रहे हैं चल रही है, वाराणसी, गांधीनगर से मुंबई और नई दिल्ली से कटरा। तो हम देखेंगे कि ये श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी, वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलती रहेगी। कैसे, क्या कहें?
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है उसमें बहुत ही अच्छी है कि वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनाई है वंदे भारत ट्रेन। इसी ट्रेन को प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्पना दी है हम सबको कि 75वें आज़ादी के 75वें वर्ष में पूरे देश को 75 वंदे भारत ट्रेन देश के कोने कोने को जोड़ेगी अगले 15 अगस्त 2023 तक। उसी की श्रृंखला में आज ये चौथी वंदे भारत हिमाचल की इस पवित्र भूमि से, देवभूमि से रवाना की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। बहुत चर्चा की है वंदे भारत ट्रेन की खासियत की, और देख रहे हैं पहली आत्मनिर्भर भारत एक तरह से सपना जो है पूरी तरह से भारत में बनी ट्रेन है। सारे इसके जो कलपुर्जे हैं वो भारत में बने हैं, तो हम उस दिशा में एक बहुत बड़ी एक तरह से कह सकते हैं कि पुश मिला है। और हिमाचल के लिए, हिमाचल की रेलवे लाइन के विस्तार की योजना पर भी काम हो रहा है भविष्य में। बहुत तेजी से काम चल रहा है, पहले से 3 गुने ज्यादा तेजी से रेलवे के नए ट्रैक्स बन रहे हैं। तो ये सब बहुत ही तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन देखो आप, रेलवे का करीब करीब पीएम साहब ने पिछले 8 साल में करीब करीब 90% से ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है। हम मानेंगे कि बस बहुत जल्दी और वंदे भारत ट्रेन कुछ वेस्ट रूट पर मिलेगी। बिल्कुल, देश के कोने कोने को जोड़ना है तो बहुत जल्दी अब तेजी से प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ रहा है, बहुत जल्दी देश के कोने कोने में दौड़ेगी। धन्यवाद। रेल मंत्री हमसे बता रहे थे कि किस तरह से वंदे भारत ट्रेन की सौगातें मिलती रहेंगी भविष्य में भी देश में अलग अलग रूट पर, और हिमाचल के लिए बहुत बड़ा दिन है जब वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है हिमाचल के लोगों को। आज ऊना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वंदे भारत ट्रेन के सफर को रवाना किया है, इसकी शुरुआत की है, और 19 अक्टूबर से ये ट्रेन हर दिन चलेगी शुक्रवार को छोड़कर, और उसी दिन ये नई दिल्ली से आएगी सुबह और दोपहर बाद 1 बजे वापस जाएगी अमंदौरा से नई दिल्ली। तो निश्चित तौर पर हिमाचल के लिए बहुत बड़ा दिन। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, ऊना, हिमाचल। तो रेल सुविधा से जुड़ना वाकई बड़ा दिन है हिमाचल प्रदेश के लिए। फिलहाल शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ बने, उनके साथ बात करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे शैलेंद्र मिश्रा के साथ। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शैलेंद्र, आप हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र से बातचीत कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश में चंबा और ऊना का दौरा किया और ढेर सारी परियोजनाओं का गिफ्ट दिया, सौगात दी हिमाचल प्रदेश के लोगों को। दरअसल इतनी सारी योजनाएं हैं, और अभी हमने देखा कि वंदे भारत जो चौथी वंदे भारत है, उन्नत संस्करण है ट्रेन का, वो भी मिला है। कैसे समेटेंगे, बहुत कम शब्दों में बताइए किस तरह से आज का दिन हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण, बहुत निर्णायक जिसको कहा जाए प्रगति के पथ पर, क्या कहेंगे? निखिल, किसी पहाड़ी राज्य की जो चुनौती होती है, संपर्क बेहतर होना चाहिए, उसकी जरूरत होती है। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बाहर न जाए युवा या फिर बुजुर्ग, ये ध्यान देना होता है, और ग्रामीण स्तर पर सुविधाएं हो। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में आप देखिए वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिला है, संपर्क बेहतर हुआ है, ट्रिपल आईटी का तोहफा मिला है, शिक्षा की तरफ फायदा हुआ है। हम जानते हैं कि ग्रामीण विकास की तरफ देखिए सड़कों का विस्तार करने के लिए योजना की शुरुआत हुई है, और उद्योग धंधे हो जिससे रोजगार के मौके ज्यादा हो पहाड़ी इलाकों में, तुलनात्मक तौर पे इसकी ज्यादा जरूरत होती है। तो एक ड्रग पार्क, तो उसके जरिए हम नए रोजगार के अवसर देखेंगे और नया निवेश देखेंगे। तो उस लिहाज से देखें, समग्रता के स्तर पर हिमाचल को कई मोर्चों पर, कई सेक्टर्स में तोहफा मिला है प्रधानमंत्री के दौरे से। निश्चित तौर पर जिस तरह से आपने बताया, इसके कुछ राजनीतिक जो फायदा जिसकी बात पहले हो रही थी प्रधानमंत्री के दौरे से, अब चुनावी कुछ समय में चुनाव होने की उम्मीद है, किस तरह से देखते हैं कार्यकर्ताओं में? बीजेपी को यह लगता है कि निश्चित तौर पर जिस तरह से तमाम उपहार मिला है या तमाम योजनाओं की सौगात मिली है हिमाचल को, उसका एक सकारात्मक असर हिमाचल की जनता के जनमानस पर होगा। जिस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, सड़क और रेल संपर्क बढ़ाने में हो, या फिर उद्योग धंधों को लेकर बेहतर पॉलिसी लागू करने में हो, या स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में हो,
तो निश्चित तौर पर जमीनी पकड़ बीजेपी की मजबूत होगी और जो रिवाज है हिमाचल में सरकार बदलने का, तो वो रिवाज बदलेगा, परंपरा बदलेगी और फिर से डबल इंजन की सरकार की वापसी होगी, यानी राज्य में हिमाचल में बीजेपी सरकार की वापसी होगी। ऐसा बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगता है, उनको उम्मीद है कि परंपरा टूटेगी हिमाचल। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और हमारी अगली खबर कर्नाटक हिजाब मामले से जुड़ी हुई है, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील्स पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई कर रही थी और मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की एक राय नहीं होने के बाद मामले को अभी आगे की कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस को भेजा गया है। और अपने फैसले में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया है और कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर सभी अपील खारिज की, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि यह विषय ये नहीं है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं, ये व्यक्तिगत पसंद का मामला है। फैसला लिखते समय बालिका शिक्षा मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा था। गौरतलब है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूलों में कक्षा के भीतर हिजाब के इस्तेमाल पर रोक के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया था। इस आदेश के खिलाफ कुछ छात्राओं और गैर सरकारी संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। तो एक तरह से बटा हुआ फैसला आया और अब बड़ी बेंच इसकी सुनवाई करेगी। हमारे संवाददाता विकास सारथी, जिन्होंने इस खबर पर नजर बनाए रखी थी, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विकास, किस तरह से देखते हैं ये डिवाइडेड मैंडेट, जिसको कहते हैं मैंडेट ना कहा जाए, फैसला, किस तरह से इसको देखेंगे और आगे की अब क्या कार्रवाई होगी? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें काफी लंबा फैसला है, 200 से ज्यादा पन्नों का फैसला है और दोनों जजों ने अपनी अपनी वजह गिनाई है कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों दिया। जहां तक जस्टिस हेमंत गुप्ता की बात की जाए तो उन्होंने 11 बिंदु चिन्हित किए और उन पर अपना फैसला देते हुए ये कहा कि अगर हम एक सेकुलर स्टेट की बात कहते हैं कि हम सेकुलर स्टेट हैं, तो हमें कोई भी ऐसा एक्ट या ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे ये लगे कि किसी भी धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। समानता की बात होती है, यूनिफॉर्मिटी की बात होती है, तो फिर वो सब पर बराबर लागू होनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म कोड जो कर्नाटक सरकार लाई है उसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता को कोई त्रुटि नहीं लगी, कोई कमी नहीं दिखी। जहां तक जस्टिस धूलिया की बात की जाए तो उन्होंने ये कहा कि उनका अपना व्यक्त मत ये था कि अगर कुछ छात्राएं एक हिजाब या हेड स्कार्फ पहन के क्लास में जाना चाहती हैं तो इसको लेकर के इतना विवाद होना ही नहीं चाहिए, ये उनकी दलील है। और दूसरी बात उन्होंने यहाँ पर ये कही है कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जिनको अगर वो स्कूल नहीं जाएंगी तो उनको घरेलू कामकाज में एक तरीके से बांध दिया जाता है, तो हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे स्कूल ड्रॉप आउट नंबर बढ़े। दूसरी बात उन्होंने एक उदाहरण ये भी दिया जस्टिस धूलिया ने अपने फैसले के पक्ष में कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत ही जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फैमिली हो और वो अपनी बच्ची को बातें करे कि वो स्कार्फ पहनकर ही जाएगी, और अगर आप उसको स्कार्फ पहनने से मना करते हैं तो हो सकता है कि उसका स्कूल आना बंद करा दिया जाए। तो इस वक्त किसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये कहा कि जब वो फैसला लिख रहे थे तो उनके दिमाग में ये जरूर था कि लड़कियों की जो शिक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण है और ऐसा ना हो कि कंजर्वेटिव फैमिली अगर चाहती है कि बच्ची स्कार्फ पहने और ऐसा नहीं करने पर उसको स्कूल नहीं आने दिया जाएगा तो उसको एजुकेशन से एक तरीके से दूर रखने जैसा कदम होगा ये। इसीलिए उन्होंने इस मामले में ये कहा कि सबसे जरूरी अहमियत जो देने की बात है वो है गर्ल एजुकेशन को, और इसीलिए उन्होंने सभी अपीलों को स्वीकार किया। अब जब बड़ी बेंच में मामला जाएगा तो नए सिरे से सुनवाई होगी और फिर वही सारी दलीलें नई बेंच के सामने रखी जाएंगी। चलिए, आपने विस्तार से इसकी जानकारी दी, बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो खबर पर नजर के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।